जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो सभी लोग? ठीक ठाक, जबरदस्त। हाय हेलो, बताइए। हाँ सर, बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। सभी को गुड इवनिंग जी। और तो काफी दिनों बाद अब हमारी मुलाकात होती है। हफ्ते में 2 से 3 दिन मुलाकात होती है ना। ऐसे ही धीरे धीरे कम होते होते एक दिन आएगा जो कि हमारी और आपकी मुलाकात हो सकता है न हो। अरे मुलाकात ना हो, पास आउट हो जाओगे तो फिर कैसे मुलाकात होगी? फिर कौन से लाइव क्लास में आके मेरे से पढ़ोगे? या फिर से मेरे साथ फर्स्ट ईयर से बैच लेके पढ़ोगे? ऐसा तो होगा ना। तो धीरे धीरे आदत तो थोड़ी दूर करनी पड़ेगी ना, वरना हमको तो ज्यादा होगा, आपको तो कम होगा ना। दुख तो हमको ज्यादा होगा, क्योंकि हम तो बस आपको ही पढ़ाते हैं। हमको आदत तो केवल आपकी है। लेकिन आप तो कॉलेज में भी पढ़ते हो, आप अपने दोस्त यार संगी साथी घर बार परिवार आप सबके साथ रहते हो। आप तो चलो ठीक है, आपका मन तो बहल जाएगा। हमारे मन का क्या होगा फिर? मुझे अभी से आदत लगानी पड़ेगी। हम्म काहे ये सब बात कर रहे हैं? और बढ़िया है सभी लोग, ठीक ठाक। तो जैसा कि 2 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है, 5वां सेमेस्टर ऐसे बीतेगा ना कि आपको हवा तक नहीं लगेगा। सच बता रहा हूँ, 5वां सेमेस्टर इस कदर से बीतेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप छठे में आ गए। और छठा तो आपको इंटरव्यू, आपको प्लेसमेंट वगैरह लेते लेते बीत जाएगा। और आपको छठे में केवल यही नहीं पढ़ना होता है, डिप्लोमा ही नहीं पढ़ना होता है। जिसको आगे बीटेक करना है वो सीयूटी की तैयारी करेगा। जिसको आगे प्लेसमेंट लेना है वो इंटरव्यू वगैरह देता है। तो छठे सेमेस्टर में केवल छठा सेमेस्टर ही नहीं पढ़ते हैं। छठे सेमेस्टर केवल छठा सेमेस्टर ही नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बीटेक के लिए आप सीयूटी पढ़ते हैं। और जिसको प्लेसमेंट लेना होता है वह हर महीने में 3 से 4 दिन इंटरव्यू की तैयारी करेगा, इंटरव्यू देता है, खूब टहलता है। बहुत सारे मतलब बहुत सारा प्रेशर रहता है, साथ में छठे में प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है। तो फिर क्या करोगे? दिक्कत परेशानी है ना। हाँ सर, है तो छठा तो ऐसे ही बीत जाएगा। बात रही 5वां, जून बीत ही चुका है, जुलाई बीत ही चुका है, 2 महीने हो चुके हैं। अगस्त आ गया, अगस्त आपका 15 अगस्त और रक्षाबंधन में बीत जाएगा, क्योंकि दोनों अगस्त में ही पड़ रहा है। तो 15 अगस्त के 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक माहौल बना रहता है, तो हफ्ता वैसे बीत जाता है। रक्षाबंधन एक हफ्ते पहले घर चले जाते हो, तो अगस्त तो ऐसे बीत जाएगा। अब रह गया सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में पेपर है। तो सितंबर अक्टूबर वही 1 डेढ़ महीने आपको पढ़ाई करनी है। उसमें भी दिवाली शादी फंक्शन सब रहेगा। तो मैक्सिमम से 1.5 2 महीने बचे हुए हैं हमारे और आपके पास ना। तो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद प्लेसमेंट, हाँ फिफ्थ सेमेस्टर के बाद रिज्यूमे सभी लोग तैयार रखिएगा ना। रिज्यूमे वगैरह तैयार रखिएगा। हाँ सर, अब हमें रोना आ रहा है ये सब सोच कर क्यों ये सब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेके चलते हैं हम लोग क्या ओएफसी। अब देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि अब भाई, अब मेरे साथ स्टार्टिंग से आप लोग पढ़े हुए हो अच्छे से, तो फाइनल ईयर जाते जाते मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं चीजें आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। आई होप मैं आपके फ्यूचर अच्छा खासा जॉब दिला के आपको सेटल कर दूं। जिसको बीटेक करना वो बीटेक कर लेगा, जिसको जॉब के साथ बीटेक करना है, कॉलेज नहीं जाना, केवल एग्जाम देना है, मैं उसकी भी व्यवस्था करा दूं। तो सारी व्यवस्था रहेंगी। ठीक है, तो लेके चलते हैं। बैच वगैरह क्या ही बताना, अब तो मैं बताता ही नहीं फाइनल ईयर में बैच वगैरह। और हाँ, 5वें सेमेस्टर में आई होप मैं यूट्यूब पे ना पढ़ाऊं। शायद अब मैं यूट्यूब पे ना आऊं, मतलब आप लोगों का ना 5वां लेके ना छठा सेमेस्टर। हो सकता है एग्जाम टाइम में अगर एक दो स्टूडेंट बैच की वजह से नहीं ले पाते हैं, बट फिर भी उनके लिए एक्सप्रेस आता है, तो शायद अब यूट्यूब पे आप देखें ना, 4 सेमेस्टर बहुत कम पढ़ा हूं, बिकॉज क्योंकि 4 बार मैंने ऐप में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है सर, एक बार टाइम टेबल बता दीजिए। टाइम टेबल 9 बजे ही है।
टाइम आपका 9 बजे ही चलता है, या मैं रहूंगा या सागर सर रहेंगे, दो में से कोई एक टीचर आपको यहाँ दिखेगा स्टूडियो पे। 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, एक इंट्रोडक्शन वाला, एक ऑप्टिकल फाइबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनमें 100% में से कितना परसेंट समझ में आया है? 100% में से कितना परसेंट आपको समझ में आया है, एक बार आप जरूर बताइए, बताइए, बताओ बताओ बताओ। दोनों यूनिट कंप्लीट हो गया है, सभी लोग कर लिए हो? बताइए, कोई ऐसा है क्या जो फर्स्ट टाइम सेमेस्टर पॉइंट पे बैच लिया है 5th सेमेस्टर में? कोई ऐसा है जो मेरे से फर्स्ट टाइम बैच लेके पढ़ रहा है? हाय हेलो, मतलब सब तो मान लो 3rd सेमेस्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट कोई ऐसा है क्या जो पहली बार 5वें सेमेस्टर में आया फिर मेरे से पढ़ रहा है? आया समझ में? ठीक है। सो आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप लोग कर ले जाओगे। छठा यूनिट, सॉरी तीसरा यूनिट भी बहुत आसान है। तीसरा यूनिट भी आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हुए, बहुत आराम से लेके चलें, क्योंकि सिलेबस हम लोग का बहुत आगे है। और कॉलेज में भी आप लोग को खुद ही नहीं आप डिसाइड कर पाए कि आपके कॉलेज में इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या चल रहा है। आप खुद नहीं डिसाइड, कॉलेज वगैरह आपने नहीं बताया। मैं आपसे कहा कॉलेज में आप पूछिएगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या आज पढ़ाया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में आप जरूर बताइएगा। आपने अभी नहीं बताया। तो देखो, मैं वीडियो 3 सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबका कंटेंट मिल जाए ताकि सभी लोग पढ़ ले जाए। ठीक है, सभी लोग। ठीक, तो लेके चलते हैं। यूनिट नंबर 3 है फाइबर मटेरियल एंड कनेक्टर एंड कपलर एंड क्या है स्प्लिटर एंड लॉसेस क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। तीसरे के बाद चौथा छोटा यूनिट है, 5वां भी लगभग ठीक ठाक है। तो चौथा तो आसान है, चौथा भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चौथा आसान है, चौथे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5वां भी है, तो मतलब हम अगस्त में चाहे तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आराम से लेके चलेंगे। सर रिजल्ट कब तक आएगा? सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहे, बिकॉज मैं बहुत बिजी हूँ। 3rd सेमेस्टर भी आ गया ना, पहले केवल 3rd था, 5th इलेक्ट्रिकल था, अब 5th में इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल आईसी भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो सब है 5th में। वैसे 3rd में सब है, तो पहले केवल 3rd का प्रेशर था, 5th में केवल इलेक्ट्रिकल का प्रेशर था। अब 5th में 4 ब्रांच का प्रेशर है, अब 3rd में भी 4 ब्रांच का प्रेशर है। तो मैं व्हाट्सएप पे कोशिश करता हूँ, रिप्लाई में देने का प्रयास करता हूँ, समय मिलता मैं दे देता हूँ, बट बहुत ज्यादा जो परेशान करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रिप्लाई बंद कर दिया है ना। कॉल मत करिएगा, रिप्लाई व्हाट्सएप करिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फाइबर मटेरियल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है हमारे पास फाइबर, एंड डायमेंशन ऑफ फाइबर। ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइबर मटेरियल मतलब फाइबर किस चीज का बना होता है, किसी को पता है? बताए भाई, बताइए। फाइबर, जो फाइबर कम्युनिकेशन केबल होता है, वह किस चीज से मिलके बना होता है? तो पहले आओ उसी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो जो फाइबर मटेरियल हमारा पदार्थ होता है, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें हम जो ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण में अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तो वो फाइबर मटेरियल पदार्थ यूज होता है। लेकिन फाइबर मटेरियल पदार्थ क्या होता है? फाइबर मटेरियल पदार्थ के रूप में हम यूज करते हैं सिलिका ग्लास का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलिका ग्लास। अच्छा, इन पदार्थ का चयन क्यों करते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, प्लास्टिक और सिलिका। शिवानी ने देखो जवाब दिया। और सब क्या कर रहे हैं, सो रहे हो क्या? सो रहे हो? बहुत मार खाओगे, बता रहा हूं ना। लगभग अब 6 महीना हमारे और आपके बीच का तालमेल रहेगा, 6 महीने मेहनत से पढ़ो, फिर भी भूल जा रहे हो। रिप्लाई चाहिए हर एक चीज का। मुझे इतना तो रहे ना कि आप जाते जाते मुझे ये पता रहे कि मेरी एक ऐसी ब्रांच थी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। आप पहली ब्रांच हो, पहली ब्रांच हो आप, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को लेके चल रहा हूं और फाइनल ईयर तक मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरी पहली ब्रांच है, और मैं नहीं चाहता ये मेरी पहली ब्रांच इससे बेहतर कोई ब्रांच आ जाए। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता खुद, आप नहीं मान सकते मैं कितना कनेक्टेड हूं आपसे, कि आपके जैसा कोई ब्रांच नहीं आ पाएगा। आप इतने अच्छे हो और इतने ज्यादा आपने सपोर्ट किया है, तो मुझे अनुमान है कि आप भी 4थे सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं पता आपने कितना लिखा कितना नहीं किया, लेकिन मैंने जो सोचा है, मैंने जो दिल से मेहनत किया है, जो मुझे लगना चाहिए, मुझे आपसे जो मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए शायद। और फाइनल ईयर जब निकलोगे तो पूरे
जो पेपर में नाम छप के आता है, तो आई होप उस नाम में आपका नाम रहे, मेरी पहली ब्रांच। और जो पेपर में नाम छपेगा यूपी का पहला टॉपर, वो तब छपता है जब पूरा पास आउट हो जाते हो, तब छपता है। फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद जब नाम रहता है तब ना। तो उम्मीद रहे पहली ब्रांच को पहली ही बनाए रखना, इसके बाद आने वाली ब्रांच मुझे ऐसा ना फील हो कि वो आपसे बेहतर है ना। ठीक है, तो लेके चलते हैं क्या। तो कौन सी मटेरियल होता है, या तो प्लास्टिक होता है, ज्यादातर हम क्या सिलिका ग्लास का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थ का चयन हम लोग इसलिए करते हैं, इस प्रकार किया जाता है कि इसमें लाइट फाइबर के अंदर कम से कम लॉसेस के साथ लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सके। क्या, लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सके, मतलब कम से कम दूरी का मतलब समझते हो कि, सॉरी, कम से कम लॉसेस, मतलब अगर हम सिलिका ग्लास का उपयोग करते हैं तो सिलिका ग्लास का उपयोग करने से क्या होता है, सिलिका ग्लास में जो हमारे लाइट होते हैं उस लाइट का लॉस बहुत कम होता है। क्या, जो लाइट होता है उस लाइट का लॉस बहुत कम होता है, और ट्रांसमिशन इस सिलिका ग्लास में किसका ट्रांसमिशन, लाइट का ट्रांसमिशन बहुत तेज होता है, मतलब बहुत तेज। या लंबी दूरी तक आप अगर इस मटेरियल का यूज करते हो फाइबर कम्युनिकेशन में, तो यह क्या होता है, इसमें लंबी दूरी तक आप लाइट को भेज सकते हो, और लाइट भेजने के बाद क्या होगा, लॉसेस इसमें बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद बात करें, क्योंकि इसमें हमारे पास हाई ट्रांसपेरेंटी और लो सिग्नल एटेन्यूएटर। सर, जो एटेन्यूएशन का मतलब कि सिग्नल बहुत कम रुकता है, ज्यादा सिग्नल रुकने की क्षमता इसमें नहीं होती है, सारी की सारी सिग्नल क्या होती है, आगे बढ़ती है। और जो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूत भी होता है बाहर से। और क्या होता है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। एक्सीलेंट मतलब बहुत बेहतर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देता है कि सिग्नल बाहर न निकल पाए, यह सबसे बेहतर होता है। ये हमारा फाइबर मटेरियल के बारे में था। अब फाइबर मटेरियल ये हमारा, जो कि पहले भी मैंने इसके बारे में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया, यस या नो, किसी को आइडिया बताओ, किसी को आइडिया है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसके कंस्ट्रक्शन में बात करें, इसमें बहुत सारी लेयर रहती है। सबसे जो बाहर वाली लेयर रहती है जिसे हम आउटर जैकेट कहते हैं, बाहर की लेयर, फिर उससे उसके नीचे हमारे पास क्या स्ट्रेस लेयर होती है, फिर उसके बाद हमारा बफर कोटिंग होता है, फिर थोड़ा सा और अंदर जाए तो क्लेडिंग, और सबसे अंदर जो होता है, जो वायर होता है, जो हमारा कहलाता है कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये बहुत सारी लेयरों से मिलके बना होता है, और इन सभी लेयरों का वर्क भी बताया था, लेकिन फिर भी यहां पढ़ना है, ये वही चीज यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहां फिर भी कहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है फाइबर का, वही चीज। और क्या होता है फाइबर मटेरियल, फिर उसका डायमेंशन पढ़ना है। तो आइए लेके चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में मेन कौन कौन से होते हैं, हम मेन की बात करें तो हमारे पास कोर होता है, कोर के बाद हमारे पास क्या होता है, क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, क्या होता है भाई, कोटिंग होता है। कोटिंग के बाद हमारे पास क्या होगा भाई, स्ट्रेस मेंबर होगा, स्ट्रेस मेंबर जो सहन करेगा। उसके बाद एकदम लास्ट में हमारे पास क्या आता है, आउटर जैकेट आता है। यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा, तो यह चीज आपको बनाना भी है, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या है, कोटिंग क्या है, स्ट्रेस मेंबर क्या है, आउटर जैकेट। स्ट्रेस मेंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि फिर भी सबके बारे में चर्चा करते हैं ना। चलो, तो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर क्या होता है। कोर क्या है, सबसे अंदर वाला भाग, सबसे अंदर वाला भाग, उसे हम कहते हैं कोर, जो कि सबसे अंदर होता है। और क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के सबसे अंदर वाला और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और यह सामान्यतः सिलिका ग्लास या प्लास्टिक का बनाया जाता है। इसमें लाइट क्या होती है, लाइट तेजी से जाती है, कोर से ही लाइट क्या होती है, गुजर के आगे जाती है। दूसरा, यह जो हमारी लाइट होती है, लाइट ट्रांसमिशन इसी भाग के माध्यम से होता है। अभी बताए, लाइट क्या होगा, कोर से ही लाइट जाती है, और बाकी का काम क्या है, कोई बताएगा, हेलो है कोई बताए। मान लिया कोर का अंदर का काम तो चलो लाइट को भेजना है, लेकिन ये बाकी जो ऊपरा ऊपरा लगा इसका क्या काम है,
ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम इसको बनाना है। कोई बताए? कोर का काम तो हो गया, लाइट चलो सिग्नल यहां से भेज रहे हैं हम, लाइट जाएगा इसके अंदर से, कैसे जाएगा? कैसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। तो ठीक है लाइट तो जाए, अरे बाकी का क्या काम है? हाँ, बाकी का क्या काम है? आइडिया बता भाई। बाकी का काम है सुरक्षा प्रदान करना, लॉसेस ना हो, मैकेनिकल स्ट्रेस, कोई उस पर चढ़ जाए तो सिग्नल ना रुके, हाँ, ताकि बाहर लाइट ना निकले, लाइट नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। हाँ, देखो चीजें थोड़ी थोड़ी याद है आप लोगों को, आप यूनिट 1 रिवीजन नहीं करो, हल्का सब्जेक्ट समझ के छोड़ रहे हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? तो प्रकाश ट्रांसमिशन इसी भाग से होता है और कोर पूर्ण आंतरिक क्या परावर्तन के द्वारा चलता है। और ये जो कोर होता है, कोर का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, और जिससे प्रकाश फाइबर के अंदर आसानी से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है। ये हो गई कोर के बारे में। अगला आता है सर क्लैडिंग। कोर के ऊपर, जस्ट कोर के ऊपर की दूसरी परत होती है, कोर के चारों ओर ये क्या होता है, लुपेटी रहती है, जस्ट कोर के ऊपर होती है। थोड़ा सा यहां पे देखो, ये कोर था, कोर के चारों ओर एक होता है क्लैडिंग होता है, कोर के जस्ट ऊपर क्लैडिंग होता है। अगर ये बीच में कोर है तो इसके चारों ओर यहां पे क्या होता है, हमारा क्लैडिंग होता है। तो अगर हम बात करें क्या क्लैडिंग के बारे में, तो जो क्लैडिंग होता है वो कोर के चारों ओर स्थित दूसरी परत होती है। पहली परत सबसे अंदर कोर, दूसरी परत क्या होती है, हमारी क्लैडिंग होती है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या जो हमारा अपवर्तनांक है, कोर की तुलना में थोड़ा कम होता है। मतलब कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो यही चीज हो गया कि कोर सघन हो गया और जो क्लैडिंग है वो हमारा विरल हो गया। तो सघन से विरल जब जाती है किरण, अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर झुकती है तो वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी कारण से, यही अंतर के कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को संभव बनाता है कि कोर का पूर्णांक ज्यादा, क्लैडिंग का पूर्णांक कम, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो यही कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिससे कोर के अंदर ही परावर्तित होती रहती है किरण और आगे की ओर बढ़ती रहती है, बाहर नहीं निकलती है। क्या अंदर अंदर ही क्या होती है, परावर्तित होती है। हाँ, ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गई क्लैडिंग के बारे में। अगला है बफर कोटिंग। क्या होता है बफर कोटिंग? है ये तीसरी लेयर है, ये क्लैडिंग के ऊपर होती है। बफर कोटिंग क्या होती है, यह हमारी क्लैडिंग के ऊपर होती है। सर अगर क्लैडिंग के ऊपर मतलब, बफर कोटिंग क्लैडिंग के ऊपर लगी होती है, एक के बाद एक लेयर होती है। इसका काम है सुरक्षा, यानी कि यह है सुरक्षित लेयर होती है, जो सुरक्षा प्रदान करने वाली लेयर है। और ये किसका बनाया जाता है पता है? ये किसका बनाया जाता है? यह बनाया जाता है आर्कलिक या पॉलीमर से बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? आर्कलिक या हमारा पॉलीमर से बनाया जाता है। आखिरकार इसी का हम क्यों बनाते हैं भाई? आर्कलिक और पॉलीमर का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि आर्कलिक जो पॉलीमर, यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो नमी को जाने नहीं देता अंदर, वरना बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में नमी फाइबर के अंदर चली जाए तो डिस्टर्ब कर देगी सिग्नल को। तो ये नमी हो जाए, और खरोच मतलब अगर मान लो कोई ईदा पाथर फेंक दे तो उस पर खरोच नहीं आता है, फाइबर नहीं टूटता, ना तो कटता पिटता है, तो मजबूत होता है। तो बारिश के मौसम में नमी को नहीं जाने देता है, खरोच नहीं आने देता है, चाहे ईदा पाथर कुछ भी फेंक दो उसके ऊपर। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस मजबूत होता है। क्या होता है, जो बफर कोटिंग की जाती है, इसीलिए की जाती है ताकि पानी वगैरह अंदर न जाए, और कोई ईदा पाथर अगर केबल पे फेंक भी दे, कोई चढ़ जाए, कोई अगर कार आ रही है चढ़ गई तो भी फर्क नहीं पहुंचेगा, खरोच से बचाएगा। इन सभी चीजों से बताता है। इसका मुख्य कार्य है ऑप्टिकल फाइबर को नमी, धूल, खरोच, खरोच समझते हो ना, कहते खरबोट लेप। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कितने लोग सुने हो? कहते हैं ज्यादा पहले बचपन में हमसे मार झगड़ा जिन करन, वरना हम तो है खरबोट ले, मतलब नाखून लगा देंगे
और खून निकल जाएगा, आपको डिस्टर्ब कर देंगे, वही चीज होता है। और जैसे झटको अन्य यांत्रिक क्षति से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बफर कोटिंग हमारा। अच्छा आगे बात करेंगे आउटर जैकेट, जो कि मैंने यूनिट नंबर 1 में ये सब सारी चीजें मैंने बात कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ सर बात तो कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सर आउटर जैकेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बाहर वाला भाग, सबसे बाहर वाला भाग, कि नहीं। तो कोई नहीं सुना है खरोच का नाम, कितने सीधे बनने हैं आप लोग। हाँ मैं मानता हूँ आप बड़े हो गए हो, मैं मानता हूँ भाई, चलो ठीक है आप बड़े हो गए हो, अब आपको खरोट नहीं समझ में आएगा, खरोच नहीं समझ में आएगा, अब आपको थोड़ी मेच्योरिटी वाली बात चाहिए ना। हाँ क्योंकि जो दिमाग फर्स्ट ईयर में था अब तो वो दिमाग है नहीं, अब तो अब भाई थोड़ा लेवल बढ़ गया है ना, सुपर सीनियर हो गए हो लगभग। आप देखा जाए तो अब हम और आप लगभग एक जगह हो गए हैं, आपकी एज भी 18 19 20 तक हो गई होगी ना। मेरे से आप 2 ही 3 साल छोटे हो, तो 2 3 साल का है, जब 2 साल आप पहले थे तब मैं आपके जैसा था, थोड़ा 2 साल आप ज्यादा हो गए, अब बड़े हो गए। तो लड़कियों से ज्यादा नाखून, तो लड़कियों के ज्यादा नाखून होते हैं, वो ही मारते हैं। हाँ ऐसा नहीं है लड़कियों के ज्यादा नाखून होते हैं। हाँ नेल पॉलिश वगैरह के लिए हम लोग रखते हैं, खरोचने के लिए नहीं रखती है। ऐसा दिमाग लगा रहे हो। आउटर जैकेट क्या होता है, यह ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है, आउटर जैकेट होता है। अच्छा समानतः किसका बना होता है, क्या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीथीन का बनाया जाता है, क्या पॉलीथीन का बनाया जाता है। किसी को इसका सूत्र याद है क्या, पीवीसी पॉलीथीन बहुत बड़ा सूत्र था। इसका मुख्य कार्य होता ऑप्टिकल फाइबर के बाहरी वातावरण, धूल पानी रासायनिक केमिकल तापमान यांत्रिक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना, मतलब डबल लेयर है। अगर इससे कोई गड़बड़ी होती है, धूल मिट्टी को नहीं बचा पाता है, नमी वगैरह को नहीं बचा पाता है, तो इसके नीचे भी एक लेयर होती है, वो भी धूल मिट्टी वगैरह नमी वगैरह को बचाने का काम करती है। तो डबल लेयर, एक खराब होगी तो दूसरा काम करेगा, ये नहीं दोनों खराब हो जाए, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अच्छा आउटर जैकर फाइबर को मजबूत और टिकाऊ तथा लंबे समय तक उपयोग करने योग्य बनाता है। यह हमारे पास थी टोटल 4 चीजें, जो कि आप 4 5 चीजें इसमें जो कि आपको ये देखने को मिलेगा, समझ गए। तो ये हो गई हमारी क्लैडिंग, कोर क्लैडिंग बफर स्टेनलेस लेयर आउटर जैकेट। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी मिली होगी। अगला हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ये तो देखा ही है, कोर क्लैडिंग बफर आउटर जैकेट, ये तो लगा ही था। कोर ग्लास का होता है, क्लैडिंग भी ग्लास का होता है, जो हमारा बफर कोटिंग होता है वो प्लास्टिक का होता है, आउटर जैकेट भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। ये आपको बताना है, केवल शॉर्टकट में लाया हूं। उसके बाद अब अगला देखो सुनो, अब जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, वो ऑप्टिकल फाइबर की डायमेंशन क्या है। डायमेंशन का मतलब डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास, मतलब कोर को कितना मोटा रखना है, क्लैडिंग का की मोटाई कितनी होगी, कोर की मोटाई कितनी होगी। नहीं ए वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये सब डायग्राम ये नहीं बनाना है, एक के पीछे वाला बनाना है, वो वाले के साथ ऐसा डायग्राम भी बनाना, दोनों बनाना, मतलब तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब सुनो, अगर डायमेंशन की बात करें, ये चीज आपको लिखना है, पीछे वाला कुछ भी नहीं लिखना है, आपको यह लिखना है बस, आपको यह लिखना है बस, बस आपको यह लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, समझ गए। हाँ तो चलो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमारा अगर हम यहां पे देखो, यहां पे जो कोर का डायमेंशन होता है, अब कोर का डायमेंशन में दो चीजें के, दो प्रकार की कोर होती है, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड। कोई हमको बताएगा सिंगल मोड और मल्टी मोड क्या होता है। एक सिंगल मोड होता है और एक मल्टी मोड होता है, कोई बताएगा, किसी को पता है। मैंने एक बार मात्र लगभग 2 4 मिनट मैंने चर्चा किया था यूनिट नंबर 1 में, मैं पूछना चाहता हूं सिंगल मोड और मल्टी मोड में क्या, किसी को पता है क्या होता है।
हाय हेलो। हेलो मेरे दोस्त, बताओ। देखो कह रहे भाई पॉलीथीन। पॉलीथीन का सूत्र पता है ना? सिंगल मोड वो होता है जिसमें एक मोड होता है। अरे सिंगल मोड मतलब केवल एक सिंगल कोर, एक सिंगल कोर रहे, केवल एक लाइट एक सिग्नल को भेजने के लिए। मल्टी मोड में क्या होगा, ढेर सारे सिग्नल को भेजने के लिए ढेर सारे कोर का यूज करेंगे, ढेर सारे कोर का यूज करेंगे। जी हाँ सर। तो सिंगल मोड में क्या होगा, केवल एक ऑप्टिकल फाइबर, केवल एक कोर रहेगा जिसके सहायता से भेजा जाएगा। मल्टी मोड में क्या होता है, ढेर सारे सिग्नल को हम भेजते हैं। तो यहां पे वही है कि हमने दिखाया कि जो डायमीटर होगा सिंगल कोर के लिए, सिंगल मोड के लिए कोर का डायमेंशन अलग होता, मल्टी मोड के लिए कोर का डायमेंशन अलग होगा। तो ए हो गया सिंगल मोड हो गया, ये हो गया हमारा मल्टी मोड के लिए, दोनों के लिए लिखा है। तो सिंगल मोड के लिए जो कोर का डायामीटर व्यास होगा वह 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और जबकि मल्टी मोड में दो प्रकार की हो सकते हैं। मल्टी मोड में पहला हमारे पास ये जो 50 बस बटे 125 लिखा है, ये लिखने का तरीका है। 50 बटे 125 का मतलब होता है क्या, 50 बटे 125 का मतलब यह बताता है, ऊपर वाला कोर का बताता है, और कोर के जस्ट जो दूसरी लेयर होती है वह होती है क्लैडिंग की होती है। कैसी होती है, वह हमारी होती है क्लैडिंग की होती है। तो जो पहला नंबर होता है वो कोर को बताता है, जो दूसरा नंबर होता है वो किसको बताता है, क्लैडिंग को बताता है। तो कभी भी अगर ऐसा दिखता हुआ मिल जाए तो ऊपर वाला कोर नीचे वाला क्लैडिंग होता है। नोट कर लो, कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या, कंपटीशन में पूछा जाता है ना। तो ए वाला लिखना है। तो इसमें क्या हो गया, ऊपर वाला कोर हो गया, नीचे वाला हमारा क्लैडिंग हो गया। तो यहां पे अगर हम 50 बटे 125 में बात करें तो कोर हमारा 50 माइक्रोमीटर होता है, और यही है एक आता है मल्टी मोड में 62.5 बाई 125 माइक्रोमीटर। तो 62.5 क्या रहेगा हमारा, कोर डायामीटर रहेगा। अगर हम बात करें क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग में यह रहता है 125 माइक्रोमीटर। और सेम अब ये 50 बटे 125, तो 125 क्या रहेगी हमारी, रहेगी क्लैडिंग रहती है। और इसमें भी 62.5 भागे 125 है, मतलब 125 क्या है, क्लैडिंग का हमारा डायमीटर है। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है बफर कोटिंग, जो बफर कोटिंग होता है हाँ, जब जेई वगैरह के एग्जाम दोगे तब उसमें पूछता है, तब तो बेसिक पूछता है ना। सुनो, अगर हम बात करें अगला है हमारा बफर कोटिंग, तो उसकी जो हमारा डायमीटर होता है वो 250 माइक्रोमीटर होता है, मतलब कह सकते हो थोड़ा मोटा होता है। और यहां पे बात करें तो ये भी 250 माइक्रोमीटर, ये भी 250, सब में 250 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि बाहर वाला तो लगभग सब में ठीक ठाक चाहिए। और आउटर जैकेट 0.9 mm से लेकर 3 mm, सब में 0.9 mm से लेकर 3 mm तक होता है। तो दो चीजें सेम होती है, बफर कोटिंग सब में लगभग सेम होता है, बिकॉज सबके लिए, चाहे सिंगल कोड हो चाहे मल्टी कोड हो, सबके लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन कोर के लिए अलग अलग हमारे पास डायमीटर होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो सिंगल मोड में नॉर्मली अगर देखा जाए, कॉमन साइज की बात किया जाए, नॉर्मल तौर पे क्या यूज करते हैं, 9/125। और मल्टी मोड में 50/125। और बात तो वही है भैया। हाँ, मल्टी मोड में दो यूज करते हैं, 50/125। और मल्टी मोड में एक और यूज किया जाता है 62.5/125। यह हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो यह हो गया सिंगल मोड, मल्टी मोड, और मल्टी मोड में दो। अब यह ऊपर वाला क्या, पहली वह क्या दिखाता है, पहला यह कोर का दिखाता है, दूसरा हमारा क्लैडिंग को दिखाता है। इसको दिखाता है, क्लैडिंग को दिखाता है कि इसका कितना माइक्रोमीटर रहेगा। समझ गए। तो ये इतनी सारी चीजें थे। बताओ क्या कह रहे हो। कूलर पंखे में कितने क्या माइक्रोफैरड का होता है। कौन सा डाउट है, पूछो रामकृष्णा, कौन सा डाउट है। अच्छा, ऊपर लिखे हो क्या। हाँ, इस टेबल को याद करना है।
इसमें कोई एक हो सिंगल। हाँ, कुछ पूछे नहीं हो तो क्या ही डाउट क्लियर। ये टेबल याद करना है, ये टेबल बनाना है आपको, ये टेबल बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बनाना है आपको, ध्यान रहे, ये टेबल बनाना है। अरे सब बनाना चाहो तो सब बना सकते हो, इसी आलस थोड़ी दिखाना। बनाना चाहो आपको अपने नॉलेज के लिए, सब आप इसमें आप बना सकते हो। बट ये टेबल बना लो, इसके पीछे सब ये लिखना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। तो हो जाएगा। ठीक है सर। बता, अनुज क्या कहे हो बताओ। अरे बता, तो खाली इतने लिख रहे हो क्या। कूलर में कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा होता है। देखो पंखा में मुझे पता है 2.5 का लगा होता है ना, पंखा में पता है कि 2.5 का हमारा लगा रहता है। कूलर का मुझे उतना आइडिया नहीं है। पंखा का मुझे पता है, फैन वगैरह हम तो लाके लगाए भी है। सर फर्स्ट पर दूसरे के बैच से पढ़ा, अच्छा फर्स्ट में दूसरे के बैच से पढ़ाएगी, कोई बात नहीं। सर इसमें कौन सी प्लास्टिक यूज करते हैं, पूरा यूज करते हैं या मिलावट यूज करते हैं। हैं, मिलावट प्लास्टिक भी आती है क्या। अरे प्लास्टिक खुद ही एक हमारा बेस्ट मटेरियल है। बुक अभी नहीं छपी है, बुक कैसे हम बताएंगे, बताओ, बुक नहीं छपी है। बुक अभी आएगी तो फिर उसके बारे हम लगा देंगे उसमें। और कोई डाउट है तो बताओ इसमें। तो ये हो गया हमारा, दो टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। यूनिट 3 बहुत आराम से लेके चलेंगे। हाँ लेकिन मुलाकात मेरी थोड़ी कम होगी। क्या, मेरी मुलाकात थोड़ी कम होगी। रिजल्ट कब तक आएगा, 5 अगस्त तक। इधर संभावना तो बहुत कम है, 5 अगस्त तक आएगा। अपने बारे में कुछ बताओ आप लोग, काफी दिन हो गया, आप लोग बोलचाल और चाल बंद कर दिए हो मेरे से। सर आप उदास क्यों, नहीं जी, उदास कहाँ है। आपको लग रहा है मैं उदास रहूंगा। अपने जूनियर वूनियर को भी थोड़ा सजेस्ट करिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो फिर आपको पता होगा, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं अब बहुत ज्यादा जाता हूँ बताने। अब आप बताओ कि इसको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए ना। इतना तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। नहीं सर इतना भी नहीं करेंगे, इतना नहीं करोगे तो फिर कितना करोगे। मेहनत करो, पढ़ाई करो, लाइफ में सक्सेस हो जाओ, खूब आगे जाओ ना, इतना पैसा कमाओ कि मुझे भूल जाओ।
अब आवाज जा रही होगी मेरी। हाँ, आवाज जा रही होगी। हाँ, तो फिर मैं यही कह रहा था कहाँ तक मेरी बात सुने थे? मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ा दुनिया का धन, सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान, सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपने परिवार को सबसे ज्यादा खुश रखता है। फैमिली को जो खुश खुश कर दिया, उसकी फैमिली खुश है, ठीक ठाक है, सबसे बड़ा फेमस ओ भाई। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी वही है आज के डेट में। पैसे तो सब कमा लेंगे यार, 2-4 रुपए तो सब कमा लेंगे। हाँ, ठीक है। देखो भाई, मोमोज वगैरह आया जो कि मैं खाता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मोमोज आया है ना, मैं खाता नहीं हूँ। ये फिर आके रखा गया है, एक दो ठो आप के रहते खा ले रहा हूँ, वरना पेट दर्द हो जाएगा। पता है ना आप लोग, नजर लग जाती है। हम्म। ठीक है, अच्छा बनाया यार, थोड़ा तीखा है बस। और अगर कोई नजर लगाया बहुत मार खाएगा, और खासकर लड़कियां, क्योंकि उनको मोमो बहुत पसंद है, तो ध्यान रखिएगा। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सो गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल के डेट में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होता है तो प्लीज कांटेक्ट मी, हम तो है ही हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। पढ़ते रहिए, मजे से रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारा और आपका भी बहुत लंबा साथ है यार, कभी ना छोड़ेंगे लाइफ में, कभी ना छोड़ेंगे। कभी भी सपोर्ट, जितना पास आउट हो जाओगे ना, तब भी हम आपका हाल चाल लेते रहेंगे। हाँ, कैसे हो, हाय हेलो सब। हम्म, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।